गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रज़ी अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो लास्ट क्लास में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया था, जिसे आपने रेडियस फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया एंड एनर्जी फाइंड किया। तो उसी एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें जनरली बच्चों को डाउट होता है। तो जरा देखिए कैसे आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, E = -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला था। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि फॉर हाइड्रोजन एटम अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो आप उसकी एनर्जी फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे? तो फर्स्ट ऑर्बिट में मींस n की वैल्यू आप 1 पुट करिए और हाइड्रोजन Z है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो E = -13.6 ये आ गया। अगर हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे होगा, तो उनकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये मैंने आपको बताया। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड पे जाता है तो उस सेकंड ऑर्बिट पे एनर्जी लेवल क्या होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप n की वैल्यू जैसे 2 पुट करोगे 4 आ जाएगा। इस 13.6 को आपको 4 से डिवाइड करना होगा, समझ रहे हो? तो ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट हो तो उसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बच्चों। फोर्थ ऑर्बिट में अगर आप जाओगे तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और फिफ्थ में 0.54, और सिक्स में जाओगे तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने फाइंड कर लिया अप टू 6 एनर्जी लेवल के किस एनर्जी में कितनी हो। अब ये आपसे पूछेगा, अच्छा ये बताओ हीलियम आयन अगर आपके पास है, हीलियम आयन पे भी बोर्स एटॉमिक मॉडल काम करता है। अगर आपके पास हीलियम आयन है तो उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में एनर्जी बताओ। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए आपने Z की वैल्यू 1 पुट करी है और ये सारा डेटा आपने कैलकुलेट किया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के लिए। तो हीलियम में Z की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये ऑलरेडी हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड कर चुके हैं बच्चों, ये वैल्यू तो निकाल चुके हैं, सिर्फ Z ही तो बचा। तो आप बताइए हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या लोगे? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो Z² कर दोगे तो 4। तो इन्हीं डेटाज को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी ऑफ हीलियम मिल जाएगा। नहीं तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पूछे तो 13.6 इंटू 4, सेकेंड में देखिए 3.4, 1.51 इंटू 4, 0.85 इंटू 4 एंड 0.54 इंटू 4। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर ये आपको याद है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पूछेगा इमीडिएट, जैसे मान लो 1, 2, 3, फोर्थ ऑर्बिट पूछे, आपसे पूछे कि हीलियम आयन के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो आपको याद है, अच्छा फोर्थ ऑर्बिट में क्या था, -0.85 इंटू 4 कर दोगे, निकालोगे। जब तक कोई बच्चा फॉर्मूला यूज करेगा तब तक आपका आंसर आ चुका होगा। और अगर आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर आपने 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 15 सेकेंड भी बचा लिया पर क्वेश्चन तो ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब आइए, जैसे कहे नहीं, अब आप मुझे बताइए लिथियम डुप्लेट आयन के लिए अगर हमारे पास Li पे 2 पॉजिटिव है तो इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेम कॉन्सेप्ट लगाइए आप, 13.6 इंटू 9 कर देना, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 3। तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हुई, 13.6 इंटू 9, सेकेंड के लिए 3.4 इंटू 9, थर्ड के लिए -1.51 इंटू 9, एंड उसी तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए आप इवन 6 के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये लिथियम के लिए निकाला। आप चाहो तो बेरिलियम ट्रिपलेट आयन के लिए भी निकाल सकते हो। भाई बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दो, एक बन जाएगा, एक बचेगा, और एक बचेगा तो वो हाइड्रोजन लाइक हो गया ना। भाई हाइड्रोजन लाइक पे आप बोर एटॉमिक मॉडल यूज कर सकते हो। तो ये आया -13.6 इंटू 16
माइनस 3.4 इंटू 16 माइनस 1.51 इंटू 16 अगेन 0.85। तो आप किसी के लिए भी मान लो आईआईटी एडवांस का पेपर दे रहे हो आप और पूछ दे अच्छा बेरिलियम फोर्थ आयन के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, बेरिलियम फोर्थ आयन के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताइए। तो फोर्थ ऑर्बिट कौन सा है बच्चे ये? अच्छा इसमें आपने 0.85 निकाल रखा है और ये क्या है? बोरन है। बोरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 5। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.85 इंटू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में एनर्जी आ गई। तो आप किसी का भी किसी एनर्जी लेवल पे जहां चाहो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सम टाइम रेशियो पूछेगा कि बताओ बेरिलियम ट्रिपलेट आयन के सेकेंड एनर्जी लेवल और हीलियम के फोर्थ एनर्जी लेवल का रेशियो निकालो। तो आप सेकंड का निकाल चुके हो, फोर्थ का निकाल चुके हो, दोनों का रेशियो निकाल दो। कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा बच्चे आपके लिए, स्कूल एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आप जिस एनर्जी लेवल पे चाहो एनर्जी फाइंड कर सकते हो। आप जिसका भी रेशियो निकालना चाहो निकाल सकते हो और जिसका भी एनर्जी लेवल निकालना चाहो जो हाइड्रोजन लाइक है, जिस पे आप बोर्स एटॉमिक मॉडल यूज कर सकते हो, आप इजीली इस कॉन्सेप्ट से फाइंड कर सकते हो। अब आइए, अगर आपको रेशियो निकालना हो, नहीं तो मैंने आपको बताया कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर आ जाएगा। जिसका भी रेशियो निकालना हो, जैसे कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ES का मतलब यहां पे है बच्चों एक्साइटेड स्टेट। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन, लिथियम डुप्लेट आयन। क्या आप बता सकते हो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई? 3। तो फॉर्मूला क्या है? Z1 का स्क्वायर, तो लिथियम का Z कितना होगा भाई? 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है बच्चे, ग्राउंड से आपने नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप करा दिया, तो ग्राउंड से जैसे नेक्स्ट स्टेट जाओगे वो बनेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 2 होगी, नहीं तो आपके पास N1 का स्क्वायर है, तो यहां पे हमने क्या किया? 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या गया? 4। अब आइए सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। तो आप देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट हो गया, तो थर्ड के लिए क्या लिखोगे? 9 और एटॉमिक नंबर लिथियम ही है तो 9, ये तो कैंसिल हो गया भाई। आपका आंसर क्या आ गया? 9:4। तो अगर आप लिथियम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और उसी लिथियम के सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी का रेशियो निकालोगे तो आपको 9:4 मिलेगा। तो इस पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया आपसे, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पूछ सकता है, वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट पूछ सकता है, व्हाटएवर जो भी पूछे आप ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अब आइए चेंज इन एनर्जी निकालनी है आपको। चेंज इन एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? जैसे ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये मान लीजिए E1 है, ये आपके पास E2 है, E3 एंड E4 है। अब आपसे कुछ भी पूछा सकता है कि E2 माइनस E1 बताइए, या E3 माइनस E2 बताइए, या E4 माइनस E3 बताइए। नहीं तो अगर चाहो हाइड्रोजन के लिए तो सारा हमारा रटा होता है भाई। हाइड्रोजन के लिए जैसे ये आपने क्या कहा था, ये आपका है -13.6 और ये है -3.4। जब इनका डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए, तो ये आ गया डिफरेंस। तो एक तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। एक फॉर्मूला से अगर आप जाते हो तो जैसे देखिए E2 माइनस E1 करेंगे तो आपको एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, तो -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, E2 के लिए हमने ले लिया ये माइनस, और फिर E1 की वैल्यू क्या होती है? -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। अब 13.6 Z स्क्वायर कॉमन है तो हमने कॉमन लिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। जो N1 वाला आ गया प्लस और N2 वाला माइनस है, तो आप देखिए 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, 13.6 Z स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2²। नहीं तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1। अच्छा, फर्स्ट एनर्जी लेवल अगर आपके पास है इसमें 1 पुट करो, इसमें 2 पुट करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, वही 10.2 आएगा जो आप पहले निकाल चुके हो। अब आइए, जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आसान सा बच्चों वाला, कि कैलकुलेट E2 माइनस E1 फॉर हीलियम आयन। देखो 13.6 हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 4, n1 की वैल्यू 1 पुट करिए, n2 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिल जाएगा। नहीं, ये किसके लिए हो गया, ये हीलियम के लिए हो गया। तो आप हीलियम के लिए भी सेकंड एनर्जी लेवल और 1 एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो E2 होगा -3.4 इंटू 4 और E1 होगा आपका -13.6 इंटू 4। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यू विल गेट 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है ये, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये एनर्जी आपने डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब आइए आयोनाइजेशन एनर्जी, एक टर्म आया है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कहा गया बच्चों कि ग्राउंड स्टेट से, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इन्फिनिटी तक ले जाने में, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इन्फिनिटी तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from ground state of an isolated atom to what, to infinity is called ionization energy। जैसे हाइड्रोजन आपके पास है, ध्यान सुनिए, ये न्यूक्लियस है, ये आपका हाइड्रोजन है फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मान लो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है बच्चों 0। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब इसको आप ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के इन्फिनिटी पे लाना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप बताइए कितनी एनर्जी दोगे, तो इतनी ही एनर्जी अगर हम दे देते हैं इसको, तो ये यहाँ से निकल के यहाँ चला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर हाइड्रोजन द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज व्हाट, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपने हाइड्रोजन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो ये था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ नहीं करना आपको, जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी निकाला है उसका ई कैंसिल कर दो, ई हटा दो, तो बस इसे आप कह दोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। रिमूव ई फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू विल गेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी से ई की वैल्यू हटा दिया बच्चों, तो अब आप उसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहोगे बल्कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहोगे। नहीं तो अगर आपसे कहे फाइंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे 13.6 वोल्ट। कहीं नहीं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो कहोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी चेंज कर सकते हो भाई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, 1.6 इंटू 10 का पावर 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना होता है। तो अगर आप इस एनर्जी को जूल में चेंज करना चाहते हो तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आई होप आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया बच्चों। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर इन्फिनिटी तक ले जाने में जो एनर्जी आपको देनी होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हियर। एंड इन केस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, just remove E from electron volt, then you will get only volt, और वोल्ट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। तो आप उसे कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए, आपसे कहा गया है
कैलकुलेट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या क्या बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन। हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम आयन, इनकी आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो हाउ वुड यू एबल टू फाइंड आउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दीज केमिकल स्पीसीज? तो अभी भी मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर आप इन्फिनिटी पे ले जाना चाहते हो, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये निकल के सीधे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट, ये जो फिनोमेना, ये जो घटना हुई, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चे, देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो गया, 13.6 वोल्ट। तो ये हाइड्रोजन के लिए आपने निकाल लिया। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें क्या, इतनी एनर्जी देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये किसके लिए हमने निकाला है, हीलियम आयन के लिए। देखो बच्चे, अगर आप हीलियम आयन के लिए निकालोगे तो आपको पता करना होगा कि हीलियम आयन में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है तो इसकी एक्चुअल एनर्जी क्या होगी, तो -13.6 × 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताया मैंने आपको। अगर आप इतनी ही एनर्जी इसको बाहर से देते हो, यहां से निकलेगा और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो नाउ दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। तो ये हो गया। अगर आपसे कहे कि हीलियम आयन के आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछे नहीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, तो इसका ई गैप कर दो, तो -13.6 × 4 ई। अब जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप जो आंसर करेंगे, देखिए एक ऑप्शन आपका माइनस का भी होगा बच्चे, नहीं आपसे गलती करवाना चाहेगा पूरी तरह से। तो आप चूंकि एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इतना प्लस और इतना माइनस मिलके जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के फिर चलाएगा एक्साइटेड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम का कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कि वो याद कर लो आप, फर्स्ट एनर्जी लेवल, और उसको 4 से 9 से 16 से 25 से जिसके बारे में पूछेगा उनसे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने आपसे पूछा बच्चों कि लिथियम डुप्लेट आयन के आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो आप पता करोगे लिथियम डुप्लेट आयन जब के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में होंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो -13.6 इंटू लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो स्क्वायर करना होगा ना आपको, तो z स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 13.6 × 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर आप देते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो लिथियम के पहले ऑर्बिट में होगा वो निकलकर इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर लिथियम डुप्लेट आयन। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई गायब कर दो, जो बन जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो 13.6 × 9 वोल्ट। तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, और आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अब आइए एक और कॉन्सेप्ट आया, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी। क्या कहा गया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी। ये बात आपको समझ में नहीं आई। कहा गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाते हो, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहीं से भी, नहीं आया, ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर अगर आप इन्फिनिटी पे ले जाते हो, तो उसके लिए जो भी आपको एनर्जी देनी होगी, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। नहीं आया। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन है आपका, ये पहला ऑर्बिट है बच्चों, तो -13.6 ये दूसरा ऑर्बिट है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी पर ले गए। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप उसको इतना दे दो तो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड
सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, या आप उसको फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हो, क्योंकि ग्राउंड के बाद जो आएगा उसको फर्स्ट कहेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। अब देखिए थर्ड ऑर्बिट है, तो आप देखिए थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी होती है बच्चों -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतना ही एनर्जी इनको सप्लाई कर दो बाहर से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आराम से इन्फिनिटी पे जाके बैठ जाएगा। नहीं, जहां पे न्यूक्लियस से कोई लेना देना इसको नहीं है, तो आप इसे कहेंगे सेकंड सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। नहीं तो याद क्या रखना है आपको, ग्राउंड स्टेट इसको छोड़कर, क्योंकि इससे निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, इसको छोड़कर किसी भी ऑर्बिट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालकर इन्फिनिटी तक ले जाते हो तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी होगी फ्रॉम आउटसाइड, दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। अब डिपेंड करेगा कि आप सेकेंड ऑर्बिट से निकाल रहे हो तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी कहलाएगा, थर्ड से निकालोगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वॉट एवर कहाँ से निकालते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी नेमिंग कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब कहेगा बाइंडिंग पोटेंशियल, तो अगेन बाइंडिंग पोटेंशियल में क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई हटा दो, जो बच जाएगा दैट विल बी योर बाइंडिंग पोटेंशियल। और सेपरेशन पोटेंशियल भी होगा तो वहां से भी आप क्या करना, ईवी से ई हटा देना। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एक्साइटेशन एनर्जी। तो देखिए इसमें कौन से भी आया बच्चों कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, एक्साइट का मतलब कूदा देना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट से जंप करा के अगर आप हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हो, जैसे देखिए ये आपका ग्राउंड स्टेट है, इसको कूदा के यहाँ लाना है आपको, या इसको यहाँ ले जाना है, या इसको यहाँ ले जाना है, या इसको यहाँ ले जाना है, तो इसके लिए आपको एनर्जी देनी होगी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। नहीं, अब जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप कह रहे हो तू यहाँ आ जा, तो यहाँ आने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके बीच का जो गैप आएगा बच्चों वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो बाहर से इसको हम क्या करेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करेंगे, तो गेन करते 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 जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आएगी ये कूद के यहाँ चलाएगा, तो आप इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड किया है तो ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। सेकंड के लिए देखिए जैसे 1.89 EV आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका अगर वी ई कैंसिल कर दोगे तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल बन जाएगा बच्चों, समझ में आया। अगर आप एक ऑर्बिट से ग्राउंड से निकाल के इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी में पहुंचा दो तो जो एनर्जी होगा दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। इसको निकाल के अगर इन्फिनिटी पे पहुंचा दो तो आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके अलावा कहीं से निकालो तो बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। और सभी में अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ई हटा देते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल। अब वो कौन सा टर्म है उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल फाइंड कर लोगे। अब आइए जो नेक्स्ट है बच्चों दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप कहते हो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में इसको एक्सप्लेन किया। एक्चुअली क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। ये आपके पास हाइड्रोजन का एक सैंपल है, सैंपल का मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन गैस हैं आपके पास, और हमने क्या किया, उनको एनर्जी सप्लाई करी, उनको एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से स्पार्किंग करा के एनर्जी दी। तो होगा क्या कि हाइड्रोजन जो नॉर्मल स्टेट में होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ऐसे, लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोगे बहुत सारी एनर्जी, ये इस एनर्जी को गेन करके टूट जाएगा, टूट गया। और कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होते हैं। आप जानते हो हाइड्रोजन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ होते हैं। नहीं तो हो सकता है जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी उसमें ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो कुछ केसेस में मान लो सेकंड पे गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन्फिनिटी
कहीं भी चला गया। तो चूंकि आपने सैंपल लिया है, बहुत सारा हाइड्रोजन लिया है, तो ये सिमेट्रिकली तो ऐसा नहीं है कि सारे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेंगे। तो जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए फर्स्ट पे चला गया, सॉरी फर्स्ट से सेकंड पे चला गया, या थर्ड पे या फोर्थ पे या फिफ्थ पे, तो किसी में सेकंड पे गया, किसी में थर्ड, किसी में फोर्थ, किसी में फिफ्थ, किसी में सिक्स, किसी में सेवन, किसी में इन्फिनिटी, और किसी में मान लो आया ही नहीं वापस, नहीं, तो ये चला गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया। लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि एनर्जी लेवल हायर है, हाई एनर्जी लेवल है, अगर आप एक्साइटेड स्टेट करोगे तो वो उस हाई एनर्जी लेवल से नीचे आएगा। अब नीचे जैसे आएगा, जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो सेकंड से कूद के नीचे आया, जब नीचे आया तो एनर्जी इमिट करेगा, जब एनर्जी इमिट करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा। तो फोटोन अगर किया तो उसका वेवलेंथ भी आपको मालूम होगा, उसकी एनर्जी भी मालूम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम होगी, मतलब इक्वल टू hc/λ लगा सकते हो आप। तो यहाँ से यहाँ आके कितनी एनर्जी रिलीज करी, तो इक्वल टू hc/λ। तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, आप एनर्जी निकाल सकते हो, इक्वल टू hν। आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी लाइट हाई एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आई, तो ये आप पता कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पेक्ट्रल लाइन। तो सम टाइम ये होगा कि सेकंड से यहाँ डायरेक्ट आ गया तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया तो ये मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया तो ये मिल जाएगा, नहीं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि ग्राउंड स्टेट जो आपका n=1 है, तो इस पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उनके वेवलेंथ को देखेंगे, उसका रेंज चेक करेंगे। तो ये देखा गया कि उसका जो रेंज आएगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। तो आप कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो, किस पे, ग्राउंड स्टेट पे, n=1 पे, तो उनसे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, नहीं, उनका जो पैटर्न देखेंगे वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा, और उन पैटर्न को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड, बताइए, लाइमन्स रेज। अब आप देखिए, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नहीं, ये आप देखेंगे इसमें, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये हमने एनर्जी लेवल बनाया है, n1, n2, n3, n4, n5, n6, उसी तरह से n7, और इसको n हमने इन्फिनिटी मान लिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, तो जिसको एक स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे, नहीं, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे तो इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, और ये वाला इसकी एनर्जी सबसे कम है। आप समझ रहे हो। तो अगर, ध्यान सुनिए, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कूद कर जंप कर फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस के पैटर्न्स मिलेंगे, इन पैटर्न्स को आप लाइमन सीरीज कहोगे, और इसका जो वेवलेंथ का ये रेंज आएगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। तो अगर आपको डिफाइन करना हो लाइमन सीरीज, तो आप कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी excited state or high energy level to ground state, then the spectral line obtains are called what, Lyman's rays or ultraviolet region। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनिए, चूंकि इनकी एनर्जी मैक्सिमम है तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो मिनिमम होगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये लैम्डा मिनिमम होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम, ध्यान सुनो, कैलकुलेट लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज, तो आप क्या करोगे बच्चे, आपके पास जो फॉर्मूला है 1/λ = RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², नहीं। तो देखो कहा गया कि अगर आप लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम फाइंड करोगे तो n1 की वैल्यू आप 1 पुट करना और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करना, क्योंकि इन्फिनिटी से जब 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है
तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो लेमडा मिनिमम ये लाइन आपको बताएगा और आप कैलकुलेट कर पाओगे कि इसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, अगर आपसे लेमडा मैक्सिमम पूछे तो इस लाइन से फाइंड करेंगे आप लेमडा मैक्स। कहोगे कैसे, तो ऐसे ध्यान सुनो कि ये आपका n2 इक्वल टू 2 है और n1 इक्वल टू 1 है, तो ये जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी फ्यू, वेरी लेस। चूंकि एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लाइमन सीरीज के, ध्यान से सुनो, लाइमन सीरीज का लेमडा मैक्स निकालना हो तो n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2 पुट कर देना बच्चे, और अगर लाइमन सीरीज के लिए लेमडा मिनिमम निकालना हो तो n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देना। नहीं तो ये सब चीजें आपको स्कूल्स में नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है, बहुत मुश्किल से मिलेगा बच्चों। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, तो लेमडा मैक्स लेमडा मिनिमम आपने निकाल लिया, तो आप फ्रीक्वेंसी मैक्स भी निकाल सकते हो। तो ये वाला लाइन फ्रीक्वेंसी मैक्स देगा, ये वाला लाइन फ्रीक्वेंसी मिनिमम देगा। तो जो लेमडा मैक्स है उसको आप फ्रीक्वेंसी मिनिमम कह सकते हो और जो लेमडा मिनिमम है उसको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कह सकते हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, पढ़ रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये मिला आपको। अब देखिए कहा गया कि अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड एनर्जी पे आ जाए, सेकेंड एनर्जी लेवल पे आ जाए, जिसको आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी कहते हो, या आप अगर याद रखें सेकेंड ऑर्बिट, देन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। ये क्या लगेगा, बाल्मर सीरीज। गेटिंग और नॉट? तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक 3 से 2 पे आ गया, 4 से 2 पे, 5 से 2 पे, 6 से 2 पे, 7 से 2 पे और इन्फिनिटी से 2 पे। तो ये जो पैटर्न डेवलप हुआ इसे आप बाल्मर सीरीज कहोगे। इसमें भी आपको लेमडा मैक्स निकालना है बच्चों, तो ये लाइन बताएगा आपको लेमडा मिनिमम और ये लाइन बताएगा आपको लेमडा मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं आया? लेमडा मिनिमम क्यों? क्योंकि एनर्जी मैक्सिमम है ना। देखो यार, यहां से यहां तक एनर्जी गैप, इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट तक की एनर्जी गैप मैक्सिमम है, और ये देखिए इनमें एनर्जी गैप क्या है, सबसे कम है। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा ना बच्चे, तो ये मैक्सिमम हो गया। इससे आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी मैक्स, एकदम डेटा कैलकुलेट कर सकते हो आप, और यहां से निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसे आपने कहा बाल्मर सीरीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 लाइन विजिबल रीजन में लाई करेगा। समझ लो ध्यान से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन, फर्स्ट 4 लाइन लाइज इन विजिबल रीजन। उसके बाद जो बच गया आपका 5th एंड 6th, ये अल्ट्रा वायलेट में आ जाएगा। ये दोनों अल्ट्रा वायलेट में आएगा भाई, और ये 4 जो फर्स्ट 4 लाइन है वो आपका विजिबल रीजन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों। फिर से रिपीट करूंगा मैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइन लाइज इन विजिबल रीजन। फर्स्ट 4 के बाद जो भी आएगा वो अल्ट्रा वायलेट में चला जाएगा। तो अल्ट्रा वायलेट आपको 2 जगह से मिलेगा बच्चों, एक लाइमन सीरीज से और दूसरा बाल्मर सीरीज से। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, अब आइए थर्ड आपके पास है पैशन सीरीज। कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड और हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन एनी एक्साइटेड स्टेट से कूद कर थर्ड ऑर्बिट पे आता है, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड पैशन सीरीज। और इनका जो रीजन चेक करोगे, वेवलेंथ रीजन, तो इससे आपको पता चलेगा कि इंफ्रारेड रीजन में है, ये IR रीजन में लाई करेगा प्यारे बच्चों।
नहीं, तो क्या आपको याद रहेगा कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके थर्ड और एनर्जी लेवल पे आता है, थर्ड ऑर्बिट पे आता है, तो उनसे जो स्पेक्ट्रल लाइन के पैटर्न्स मिलेंगे, जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगे, उन्हीं को आप पैटर्न सीरीज कहोगे बच्चों। इसमें भी ये आपका लैम्डा मिनिमम है, ये लैम्डा मैक्सिमम है, ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलिए फिर फोर्थ, इसे कहते हो ब्रैकेट सीरीज। तो आप इसे डिफाइन कैसे करोगे? अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कूद कर जंप कर फोर्थ एनर्जी लेवल पे आता है, तो उनसे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, जो पैटर्न मिलेगा, उसको आप ब्रैकेट सीरीज कहोगे। ठीक है, ये n = 4 आ गया। ये क्या आपका, ये लैम्डा मिनिमम है भाई, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है भाई, ये क्या है लैम्डा मिनिमम है भाई, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा मिनिमम है बच्चा, है ना, और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये मैक्स है और ये मिनिमम है। ठीक है, तो ये आया रेजर में लाई करेगा। फिर आपके पास देखिए फंड सीरीज है, PFUND, फंड सीरीज। इसको कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट और हाई एनर्जी लेवल टू फिफ्थ एनर्जी लेवल, देन दैट इज कॉल्ड फंड सीरीज। इसमें भी अगर आप चेक करोगे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का जो रेंज आएगा वो IR में आएगा, इंफ्रारेड में। तो इसी तरह से इसको फिर से आप लैम्डा क्या बोलोगे, मिनिमम, ये वाले को क्या बोलोगे लैम्डा मैक्सिमम, ये वाले को क्या बोलोगे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, इस वाले को क्या बोलोगे फ्रीक्वेंसी मिनिमम। अरे समझे कि नहीं समझे बच्चे? और लास्ट होता है हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल टू सिक्स एनर्जी लेवल पे आता है, तो उनसे जो भी पैटर्न डेवलप होगा आप उसे हम्फ्री सीरीज कहोगे। इसमें भी आप एक लैम्डा, एक दो ही है आपके पास यहाँ पे, तो एक लैम्डा मैक्सिमम है, दूसरा लैम्डा मिनिमम है। तो इन्हीं सारे पैटर्न को मिलाकर आप एक नाम देते हो जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में जब रदरफोर्ड से पूछा गया था तो वो नहीं बता पाए थे, लेकिन बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं, जरा देख लीजिए। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज किसे कहोगे? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये याद रखना, कहाँ ग्राउंड स्टेट, n = 1 पे, देन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। तो इसमें वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे आप, ये वाला। इसमें R आपके पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर है बच्चों। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और ये 1 बाय लैम्डा से निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे और n2 की कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, उससे जो भी स्पेक्ट्रल लाइन डेवलप होगा वो आपका लाइमन सीरीज में आएगा। अब इसी के लिए कहा गया कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि फाइंड लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। आप हाइड्रोजन के लिए लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम फाइंड करिए। तो देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, ये आपके पास प्लैंक्स इक्वेशन है, एनर्जी एंड वेवलेंथ में रिलेशन। तो एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, और अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए लैम्डा मिनिमम के लिए कहा गया, अगर लैम्डा मिनिमम निकालना चाहते हो आप तो n1 की वैल्यू 1 पुट करिए, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा बच्चे। तो 1 बाई लैम्डा एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। देखिए R और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n1 की वैल्यू हमने 1 पुट किया, n2 की वैल्यू इन्फिनिटी, यार इन्फिनिटी तो 0 ही होगा ना। तो ये आ गया आपका लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इक्वल टू R आ गया। तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू 1 बाई R। तो 1 बाई R की वैल्यू आप रट लो, 912 एंगस्ट्रम होता है बच्चों। 1 बाई R इक्वल टू 912 एंगस्ट्रम। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम हमने फाइंड कर लिया। अच्छा लैम्डा मिनिमम फाइंड किया बच्चे 912 एंगस्ट्रम। कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ, इन्फिनिटी से
फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको आप ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हो, तो उस लाइन की उसकी जो वेवलेंथ आएगा वो 912 एंगस्ट्रॉम आएगा बच्चों। आप इसको सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें चाहो चेंज कर सकते हो। अब आइए लेमडा मैक्सिमम अगर हमें फाइंड करना हो तो लेमडा मैक्सिमम n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो लेमडा मैक्स इक्वल टू देखिए 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो r आ गया भाई, तो लेमडा मैक्स को ऊपर ले जाइए तो 4/3 इंटू 1/r आएगा। और 1/r के लिए मैंने आपको क्या बोला बच्चे कि 912 वैल्यू पुट करो, तो 4/3 इंटू 912 सॉल्व करेंगे तो आपको 1216 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तो देखिए मिनिमम कितना है 912 एंगस्ट्रॉम और मैक्सिमम कितना है 1216 एंगस्ट्रॉम। ये रेंज होगा आपका किसका, अल्ट्रा वायलेट, समझे। तो ये जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेंगे। तो क्या आप लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो अब आइए बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में क्या कहा गया बच्चे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू व्हाट सेकंड ऑर्बिट या सेकंड एनर्जी लेवल, देन दैट स्पेक्ट्रल लाइंस in the spectral line obtained are called what, बाल्मर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कूदकर सेकेंड एनर्जी लेवल पे आकर रुक जाए तो इनसे जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होंगे ये बाल्मर सीरीज में काउंट होगा। नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला वही यूज करेंगे, रेडबर्ग फॉर्मूला, दैट इज 1/λ इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चे, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आपको लेमडा मैक्सिमम या लेमडा मिनिमम निकालना हो तो लेमडा मैक्स के लिए कहा गया n1 की वैल्यू 2 लेना है बच्चे और n2 की वैल्यू 3 लेनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। और लेमडा मिनिमम के लिए आपको n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी लेनी है। इसी में अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, फ्रीक्वेंसी मैक्स, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, जहां पे लेमडा मैक्सिमम है वहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम कर दीजिए और जहां पे लेमडा मिनिमम है वहां पे फ्रीक्वेंसी आप मैक्सिमम कर दीजिए। तो फाइंड लेमडा मैक्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, फाइंड लेमडा मैक्सिमम फॉर Li2 पॉजिटिव लिथियम डुप्लेट आयन इन विजिबल रीजन। तो जैसे ही बोला गया क्या, विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन का मतलब ये हो गया बाल्मर सीरीज, ठीक है। और निकालना क्या है, लेमडा मैक्स। तो लेमडा मैक्स के लिए n1 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4, n2 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। और चूंकि लिथियम है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, तो z स्क्वायर करेंगे तो यहां भी 9 आएगा। तो 1/λ मैक्स इक्वल टू 9r 1/4 माइनस 1/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लेमडा मैक्स इक्वल टू 4/5 इंटू 912। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके कंप्लीटली फाइंड कर लो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये अजीब सा लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, लेकिन क्लियर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको बहुत आसान लगेगा। इससे आप इजी वे में क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हॉट है। अब आइए, आपके पास है पैशन सीरीज। तो इसमें कहा गया व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड ऑर्बिट देन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पैशन सीरीज। तो n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू रखोगे आप क्या 4 5 6 7 इन्फिनिटी। लेमडा मैक्स के लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू 4 पुट करिए आप, और लेमडा मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू 3 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करिए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो n1 इक्वल टू 3 लिखिए और n2 इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए बच्चों तो आप n1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 और n2 इक्वल टू लिखेंगे आप 4। तो सम टाइम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम भी पूछ सकता है, सम टाइम फ्रीक्वेंसी मिनिमम भी पूछ सकता है, जो भी पूछे। अब आप तैयार हो, आइए ब्रैकेट सीरीज के लिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट of fourth
when electron jump from what excited state to any excited state to fourth energy level, है ना, then the spectral line obtained is called what bracket series. तो here also formula यूज करेंगे आप बच्चों यही, that is 1 by lambda equal to RZ स्क्वायर, इसको रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे n1 की वैल्यू आपको लेनी होगी 4, n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी, फिर आप लेमडा मैक्स निकालिए तो n1 की वैल्यू 4 पुट करना होगा, n2 की वैल्यू 5, और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्स निकालना हो तो n1 की वैल्यू तो 4 कंफर्म है, n2 की वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेनी होगी बच्चे फॉर्मूला में, इससे जो निकल के आएगा वो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम को बता देगा, ठीक है। लेमडा मिनिमम n1 की वैल्यू 4 और n2 की वैल्यू इन्फिनिटी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या होगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी मैक्स अगर आपको निकालना है, समझे, मैक्स n2 की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, ठीक है बच्चों। नहीं तो ये गड़बड़ हो गया ना, लेमडा मैक्स ये मिनिमम हो गया, सॉरी, ये लेमडा मिनिमम निकालेंगे आप, n2 इक्वल टू 5 और n1 इक्वल टू 4, ये था आपका ब्रैकेट सीरीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आज देखिए फन सीरीज। तो फन सीरीज में क्या करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 5 पे आ जाए तो n1 इक्वल टू 5, n2 की वैल्यू क्या होगी बच्चे 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला यहाँ भी वही यूज करेंगे आप, ठीक है। लेमडा मैक्स निकालने के लिए n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, और लेमडा मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू आप यूज करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से आपके पास जो लास्ट वन है दैट इज कॉल्ड हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, तो इसमें कहा गया बच्चों कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू व्हाट सिक्स्थ ऑर्बिट देन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्या हम्फ्री सीरीज। नहीं तो इसमें भी n1 की वैल्यू क्या लोगे आप 6 और n2 की वैल्यू कुछ भी 7, 8 इन्फिनिटी व्हाटएवर जो भी आप चाहो आप इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लेमडा मैक्सिमम निकाल सकते हो और लेमडा मिनिमम निकाल सकते हो, और आपके पास फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूला में आप n1 और n2 की वैल्यू क्या पुट करोगे, इतना तो आप सोच ही सकते हो बच्चों। तो ये जो फंड सीरीज है ये भी IR रीजन में लाई करेगा, और ये जो आपके पास हम्फ्री है ये भी IR रीजन में लाई करेगा। तो ये था ऑल अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। नहीं तो अगर इसको हम लोग फिर से अगर रिवाइज करें, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते किसको है, तो हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन का सैंपल लेना होता है बहुत सारे, मान लो 1 मोल ले लिया, 1 मोल का मतलब 1 एवोगैड्रो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, और किसी ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराई। जब स्पार्किंग कराई तो पहले तो सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट के एटम में कन्वर्ट हो गए, और उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। तो कोई हाईएस्ट पहुंचा भाई इन्फिनिटी पे गया, कोई 7 पे गया, कोई 6, 8, 9 ऐसी 4, 5 सब पे चला गया, फिर वो लौट के आएगा। जब लौट के आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, नहीं तो जिसके वेवलेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, या उसको हम जो आप स्पेक्ट्रम कहते हो उस पर डिटेक्ट करके उन सब के वेवलेंथ को हम मेज़र करेंगे। तो आप क्या देखोगे कि पहले केस में अगर हम लाइमन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से कूद के 1 पे आ रहा है, नहीं चाहे वो इन्फिनिटी से 1 पे आए या 2 से 1 पे आए, 3 से 4 से 5 से, वो 1 पे आएगा। जब 1 पे आएगा बच्चों तो उनके जो वेवलेंथ के रेंज को आप चेक करेंगे, तो आप उसको पर्टिकुलर किस में लाइमन सीरीज में डाल देना, और इसे चेक किया गया ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जंप करके 1 पे आता है तो इन्हें आप लाइमन सीरीज कहोगे, 2 पे अगर आएगा तो बाल्मर सीरीज कहेंगे, 3 पे पैशन, 4 पे ब्रैकेट, ठीक है। उसी तरह से 5th पे फंड आएगा और 6 पे हम्फ्री सीरीज कहलाएगा। नहीं इस पूरे पैटर्न को क्या कहोगे आप, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी भी सीरीज के लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम को आप निकाल सकते हो,
नहीं, मैंने आपको बताया कि जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी उसका लैम्डा मिनिमम हो जाएगा, और जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसका लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हो प्यारे बच्चों। नहीं तो जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल टू एच न्यू आपने पढ़ा, तो एनर्जी लेवल बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी घटाओगे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। गेटिंग और नॉट, बताइए। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इससे पहले मैंने आपको एनर्जी के बारे में बताया बच्चों कि कैसे आप किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी भी एनर्जी लेवल में, आप किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी लेवल पता कर सकते हो आप कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हो, हीलियम आयन के लिए, लिथियम डुप्लेट आयन के लिए, बेरिलियम ट्रिपलेट आयन के लिए, और क्वाड्रुपल आयन अगर आपके पास है क्या बेरियम, तो इन सब के लिए किसी भी एनर्जी लेवल पे आप उनकी एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बच्चों जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड lambda max, find the ratio of lambda max and lambda minimum for Balmer series। चूंकि हमने जो अभी पढ़ा है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर है, इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए बात ही होगी। तो लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर सीरीज, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर पूछेगा आपसे फाइंड लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम फॉर पैशन सीरीज। To find ratio of lambda maximum and lambda minimum for Balmer series and find ratio of lambda maximum and lambda minimum for Paschen series। तो आप क्या करेंगे बच्चे, जैसा कि देखिए आप इसको कैसे कंफ्यूज ना होना, मैक्सिमम अगर है इसका मतलब एनर्जी गैप मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब चूंकि बाल्मर है तो N1 की वैल्यू 2 पुट होगी बच्चे और N2 की वैल्यू 3, क्योंकि आपको एनर्जी गैप मिनिमम रखनी है। तो जब 2 और 3 के बीच की एनर्जी गैप मैक्सिमम होगी ना, सॉरी मिनिमम होगी, और अगर आप लैम्डा मिनिमम रखना चाहते हो तो एनर्जी गैप आपको बढ़ाना होगा। तो N1 की वैल्यू तो 2 पुट कर दीजिए, N2 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अब आपने फॉर्मूला में N1 N2 वैल्यू पुट करके लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम निकालो और फिर इन दोनों का रेशियो फाइंड कर दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे N1 की वैल्यू चूंकि पैशन है तो 3 पुट करिए और N2 की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए। लैम्डा मिनिमम के लिए N1 की वैल्यू 3 और N2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कर दीजिए। तो इसे दोनों का रेशियो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोलाइन। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोलाइन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो n इक्वल टू क्या है 1 और ये n इक्वल टू क्या है 4 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो इनसे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने बनेंगे ये आपको बताने हैं। तो ये कैसे बताओगे, तो देखो बच्चे, अगर 4 से 1 पे एक आता है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। एक ये है कि 4 से 1 पे आया, 4 से 3 पे आया और फिर 2 पे आया और फिर 1 पे आया, समझ रहे हो। एक यह है कि डायरेक्ट यहां से आ गया, एक यहां से आया, आप समझ रहे हो, और एक यह है कि यहां से आया और फिर यहां आया।
नहीं, तो इन दिस वे आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करोगे। इसके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास, हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे। और इन स्पेक्ट्रल लाइन का फिर आपको रीजन बताना होगा कि किस रीजन में लाई करेंगे। कितने स्पेक्ट्रल लाइन है जो विजिबल में लाई करेंगे, कितने अल्ट्रावायलेट में, कितने IR में। नहीं, जैसे देखो अगर ये यहाँ से यहाँ जंप करके आता है, ठीक है, मान लीजिए ये है, यहाँ से एक जंप करके यहाँ आ गया, एक यहीं रह गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप देखिए ये n=1 है, तो इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइन को क्या कहोगे आप, अल्ट्रावायलेट कहोगे, और इस वाले को क्या कहोगे, विजिबल। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन अगर हमारे पास है तो उसमें 2 कहाँ गया बच्चों, आउट ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन 2 आपका किस पे, ग्राउंड स्टेट पे है, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट है, और एक आपका सेकेंड ऑर्बिट पे है, मतलब विजिबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, उसको आप डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है बच्चों। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको बार बार रिवाइज करना होगा आपको, और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।